हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने पढ़ा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, किस तरह से पुर्तगाली फिर डच इंग्लिश जो है वो भारत में एंटर होते हैं, अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं और किस तरह से पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो हार का सामना करना पड़ता है और डच को भी हार का सामना करना पड़ता है अंग्रेज़ों के हाथों। और आपने लास्ट में ये भी पढ़ा कि किस तरह से अंग्रेज जो हैं वो उन्हें मना देते हैं डच को कि वो यहाँ से चले जाएं और कहाँ जाकर ट्रेड करें, इंडोनेशिया में सुमात्रा जावा के आइलैंड में जाकर वहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो कर सकें। तो इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ेंगे कहानी में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यूरोपियन पावर भारत में एंटर हो रही है, इंडिया में एंटर हो रही है, दैट इज डेन्स। तो डेन्स कम फ्रॉम डेनमार्क और ये कब आते हैं? 1616 में इनकी एंट्री हो जाती है। 1616 में डेन्स जो है वो इंडिया में आते हैं और 1620 में ये अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर देते हैं। कौन सी फैक्ट्री? फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डेन्स इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन 1620। तो आपको पहली फैक्ट्री जो है वो याद रखनी है। पहली फैक्ट्री डेन्स की कहाँ पर लगेगी? ट्रनकेबार। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उसके बाद 1676 में सेरामपुर कलकत्ता में इनकी फैक्ट्री लगाई जाती है। और अगर बात करूं, ये ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पर नहीं करते हैं, ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो डेन्स थे वो यहाँ पर कोई सेटलमेंट्स करने या फिर ट्रेड करने प्राइमरीली नहीं आए थे। यानी उनका जो मोटिव था, उनका जो मकसद था वो भारत में आने का क्या था कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। their main motto was to spread Christianity in India and Indonesia as well। तो वो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए आए हैं। तो उनको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है? मिशनरी एक्टिविटीज में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन की कमर्स में। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि डेन्स ने सिर्फ एक दो फैक्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट वाली बनाई अपनी, जिसमें हमें पहली फैक्ट्री जो है वो याद रखनी है, वो कहाँ पर है। सेकेंड फैक्ट्री हम याद रखेंगे और साथ में ये बता दूं कि 1845 के आते आते ये जो डेन्स हैं ये सारी जो भी फैक्ट्रीज वगैरह जो इन्होंने एक्वायर करी थी, वहां पर बनाई थी, वो कहाँ किसको बेच देते हैं? वो अंग्रेजों को बेच देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूरोपियन एंड द लास्ट वन टू कम टू इंडिया वाज द फ्रेंच, जो फ्रांस से आए थे और ये आते हैं 1664 में। They were the last to come and कब आते हैं वो? अब हम बात करेंगे कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1664 में। किसके द्वारा? तब कहाँ वहां पर किसका रेन था, किसका रूल था वहां पर? फ्रांस में। द रूलर ऑफ फ्रांस एट द टाइम वाज लुइस 14। लुइस 14 का वहां पर रूल था और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? कॉलबर्ट, ये वहां का एक मिनिस्टर है, इसके द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट होती है और इनको 50 इयर्स की मोनोपोली दे दी जाती है। यानी अगले 50 साल तक आप भारत जाएं और वहां पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं, इनको इसकी मोनोपोली दे दी जाती है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर रूल जो है वो लुइस 14 का है और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सरकार का ही इसमें हाथ है, क्योंकि मिनिस्टर जो है इसने ये वाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट, यानी इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज अ प्राइवेट कंपनी, बट ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे कि क्यों जो अंग्रेज हैं वो जीत जाते हैं और क्यों ये हार जाते हैं अंग्रेजों के हाथों। तो उसमें ये पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नेक्स्ट में 1668 में पहली फैक्ट्री जो है वो इनके द्वारा लगाई जाती है। 1620 में पहली फैक्ट्री डेन्स ने लगाई और 1668 में पहली फैक्ट्री कौन लगाता है? फ्रेंच लगाते हैं। और वो कहाँ लगाते हैं? सूरत में लगाते हैं। और कौन लगाता है? फ्रैंकोइस कैरन जो है वो पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश करता है। आपको याद रखना है पहली फैक्ट्री फ्रांस की कहां पर लगी। और इसी के साथ साथ
अगर हम बात करें इंग्लिश की पहली फैक्ट्री की तो वो भी 1608 में सूरत में ही लगाई गई थी। आसान होगा आपके लिए याद करना। नेक्स्ट है 1669, यहां पर सेकंड फैक्ट्री जो है वो लगाई जाती है और सेकंड फैक्ट्री कहां लगती है? मसूलीपट्टनम, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। सूरत इज इन गुजरात, मसूलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश। तो सेकंड फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश होती है फ्रेंच के द्वारा वो मसूलीपट्टनम में लगाई जाती है। और अगर हम बात करें कि अंग्रेजों ने अपनी जो सेकंड फैक्ट्री है वो इंडिया में कहाँ लगाई थी? उन्होंने भी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। लेकिन जब हम पूछते हैं, क्वेश्चन में आएगा आपको कि फर्स्ट फैक्ट्री इन सदर्न इंडिया, जो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सदर्न इंडिया में लगाई जाती है वो मसूलीपट्टनम थी, क्योंकि सदर्न इंडिया में वो पहली फैक्ट्री थी 1611 में, और अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में तो वो दूसरी फैक्ट्री थी। इसके साथ साथ 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन जो हैं, जो पहले गवर्नर होते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो क्या करते हैं? पुडुचेरी एक्वायर कर लेते हैं। किससे करते हैं? फ्रॉम शेर खान, जो कि वेलिकोंडापुर के राजा होते हैं, वहां के सुल्तान होते हैं। उनसे ये फ्रैंकोइस मार्टिन जो पहला गवर्नर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये पुडुचेरी एक्वायर कर लेता है। इट मींस कि पुडुचेरी अब सीन में आ चुका है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से पुडुचेरी है उसका लेन देन रहता है। पहले ये ले लिया इन्होंने, फिर ये अंग्रेजों को दे देंगे, अंग्रेज इनसे ले लेंगे, फिर वापस इनके पास आ जाएगा, लेकिन आखिर तक पुडुचेरी जो है, यानी जिसको बाद में हम पौंडीचेरी भी बोलते हैं, वो इनके पास ही रहता है। इसके नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अब क्या होता है। अब क्या होगा यहाँ पे कि 1693 में सिक्सटीन हंड्रेड 1760, 1701, ये डेट्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। 1693 में क्या होता है? डच जो है वो अंग्रेजों की मदद करते हैं और फ्रेंच से पुडुचेरी, जो पौंडीचेरी थी, वो अंग्रेज छीन लेते हैं। यानी 1693 में डच के द्वारा जो है वो ब्रिटिश की हेल्प की जाती है और पौंडीचेरी फ्रांस से ले ली जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ अब क्या होता है? ट्रीटी ऑफ राइसविक 1697। पहले हमने क्या बोला? यहां पर क्या है? डच लिखेंगे, डच हेल्प्ड इंग्लिश। क्यों मदद करते हैं इंग्लिश की डच? मदद करते हैं कि चलो इनको क्या दिलवा देते हैं? पौंडीचेरी, टू गेट पौंडीचेरी, टू एक्वायर पौंडीचेरी, फ्रॉम, किससे लेंगे पौंडीचेरी? किसके पास है? शेर खान लोधी से। किसने ली है? फ्रांस ने ली है, फ्रेंच ने ली है। तो अब ये क्या करेंगे? डच अंग्रेजों की मदद करेंगे और अंग्रेज इसे छीन लेंगे फ्रॉम फ्रेंच, फ्रेंच से छीन लेंगे। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ, यहां लिखूंगी, इसके नेक्स्ट 1697 में होती है ट्रीटी ऑफ राइसविक। क्या होगी? ट्रीटी ऑफ राइसविक। ये ट्रीटी ऑफ राइसविक क्या है? इसमें क्या होता है? पौंडीचेरी जो है वो वापस फ्रेंच को दे दी जाती है। क्या होती है? जब ये ट्रीटी होती है 1697 में, तो पौंडीचेरी किसको वापस दे दी जाती है? वापस फ्रांस को दे दी जाती है। पौंडीचेरी हम लिखेंगे, पौंडीचेरी अगेन वेंट टू फ्रेंच, फ्रेंच के पास वापस चली गई। ट्रीटीज होती क्या है? ट्रीटीज मीन्स संधि, हाथ मिला लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, दोस्ती कर लेना,
नेगोशिएशन कर लेना, बातचीत करके मसले का हल निकाल देना। ठीक है, ये होती है ट्रीटी। आपने देखा होगा कि कोई भी वॉर हो रही है उसके बाद एक ट्रीटी साइन कर दी जाती है। वॉर में मसले ज्यादा हो जाते हैं, वॉर तभी होगी जब वॉर होती है ना, तो वॉर के बाद वो क्या करते हैं, ट्रीटी साइन कर लेते हैं। चलो कोई अपनी बात, हम क्या करेंगे, नेगोशिएशन कर लेंगे, बातचीत करके कुछ हल निकालते हैं। तो ये हल क्या निकालेंगे कि ये पौंडीचेरी फ्रांस को वापस दे देंगे। लेकिन उसके नेक्स्ट में क्या होता है, पौंडीचेरी दोबारा अब कहां कौन ले लेता है, पौंडीचेरी वेंट टू इंग्लिश, पौंडीचेरी इंग्लैंड वालों के पास चली गई। ठीक है, अंग्रेज दोबारा पौंडीचेरी एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके नेक्स्ट में 1701 में जो पौंडीचेरी है उसे, पौंडीचेरी को हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। किसका, पौंडीचेरी बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया इस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है ना, फ्रांस की इंडिया में जो भी स्टैब्लिशमेंट्स थी, जो भी फैक्ट्रीज थी, कुछ सेटलमेंट्स थी, उन सभी का हेडक्वार्टर किसको बना दिया है, पौंडीचेरी को बना दिया है। ठीक है, अब इसके बाद 1742 में एक मेन आदमी जो फ्रांस से आता है उसकी एंट्री हुई 1742। ये कौन है, हिज नेम इज डुप्लेक्स। हिज नेम इज डुप्लेक्स, ऐसे इनका नाम जो है वो पूरा नाम जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स है। इन्हें हेड ऑफ ऑल फ्रेंच ईस्ट इंडिया एस्टेब्लिशमेंट्स बना दिया जाता है। ठीक है, फ्रांस की इंडिया में जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स थी उन सबका हेड कौन बन जाता है, उस सबका हेड बना के भेजा जाता है फ्रांस से डुप्लेक्स को। अब ये डुप्लेक्स यहाँ पर क्या करेगा ये मैं आपको बताऊंगी। और डुप्लेक्स जो है समझ लो एक किस्म का गवर्नर है जिसे फ्रांस ने इंडिया में भेजा है, भाई अब आगे का काम तुम संभालो। ठीक है, वहां की सरकार इसको बेचती है 1742 में। अब क्या होता है, डुप्लेक्स जो है, डुप्लेक्स का विजन जो है ना वो क्लियर होता है। डुप्लेक्स जो है वो यहां पर पॉलिटिकल डोमिनेशन की पूरी कोशिश करेगा। क्या करेगा, विल ट्राई फॉर पॉलिटिकल डोमिनेशन इन इंडिया। पॉलिटिकल डोमिनेशन मतलब, पॉलिटिकल डोमिनेशन मीन्स कि वो यहां पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेगा, इंडिया की जो पॉलिटी है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, पावर को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा, अपनी फ्रेंच जो एम्पायर है उसे यहाँ कंसोलिडेट करने की कोशिश करने वाला है। इसका विजन यही होता है। क्या होता है इसका विजन, यही होता है, इसने यही सोचा होता है। लेकिन अब क्या होगा, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्रेंच की कुछ फैक्ट्रीज के नाम। जैसे माहे, क्राइकल या क्राइकाल भी बोलते हैं, कासिम बाजार, ठीक है, ये कुछ बालासोर, ये फ्रेंच की कुछ यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं। माहे, कराईकाल, कासिम बाजार, बालासोर, पौंडीचेरी, ये सारे वहां इनके ट्रेडिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर, ये जहां से ये ट्रेड करते थे। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो है, अब डुप्लेक्स की एंट्री हो गई है। अब क्या होगा, अब अंग्रेजों में और फ्रांस में लड़ाई हो जाएगी। क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या होगी, एंग्लो लिखेंगे, फ्रेंच राइवलरी, राइवलरी, RIVALRY, राइवलरी। अंग्रेजों की और फ्रेंच की जो राइवलरी है वो होती कैसे है, हमने उनका नाम दिया है कार्नेटिक वॉर्स। क्या नाम दिया है, कार्नेटिक वॉर्स। ये एरिया जो है ये कार्नेटिक का एरिया है। ठीक है,
ये कौन सा एरिया है? कार्नाटिक एरिया। ठीक है, पहले तो आपको ये याद रखना है, ये कार्नाटिक का जो एरिया है यहाँ पर लड़ाइयां होंगी अंग्रेजों के और फ्रांस के बीच में, अंग्रेजों के और फ्रेंच के बीच में यहाँ पर लड़ाइयां होंगी, इसलिए इनको कार्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। और मेनली ये 3 होती हैं, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, सेकंड कार्नाटिक वॉर एंड थर्ड कार्नाटिक वॉर। ठीक है, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, अब इसकी डेट्स में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, मेनली हम इसकी डेट जो है वो 1742 से 48 भी लिखते हैं, 40 से 48 भी लिख रहा है कोई। ठीक है, तो हम इतना रखते हैं। ये फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो है, इसका कॉज क्या होता है, पहले ये भी तो जानना है ना कि लड़ाई हुई क्यों है। ठीक है, अब ये लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि अंग्रेजों की और फ्रेंच की वैसे ही दुश्मनी चल रही होती है, उनकी ऑस्ट्रिया को लेकर जो है, ऑस्ट्रिया के थ्रोन को लेकर उनके बीच में राइवलरी चल रही है। यानी ऑस्ट्रिया में क्या चल रहा है? वॉर ऑफ सक्सेशन। क्या चल रहा है? वॉर ऑफ सक्सेशन। आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको यहाँ मैंने ये बताया था कि वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है जब भी सिंहासन के लिए, जब भी गद्दी के लिए, थ्रोन के लिए आपस में लड़ाइयां होती हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन उसे कहते हैं। वॉर ऑफ सक्सेशन किसके बीच में हो रही है? ये हो रही है अंग्रेजों के बीच में और फ्रेंच के बीच में। इंग्लिश एक तरफ है और फ्रेंच एक तरफ है। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं फॉर द, ये वॉर ऑफ सक्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पर मारिया थेरेसा, कौन? मारिया थेरेसा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉज लिख लेते हैं, यहां लिखेंगे कॉज क्या था? वॉर ऑफ सक्सेशन इन, कहां पे हो रहा है वॉर ऑफ सक्सेशन? इंडिया में हो रहा है? नहीं, इंडिया की गद्दी के लिए थोड़ी लड़ाई हो रही है ऑस्ट्रिया की। वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के थ्रोन के लिए यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर लड़ाइयां हो रही हैं। तो वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया जो है वो कॉज था, एक कारण था जिससे क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट कार्नाटिक वॉर होती है बाद में। और सेकंड कॉज क्या है, जो मेन कॉज होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मारिया, ये तो लड़ाई चल ही रही थी, अब आते ही थोड़ी लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, ये लड़ाई दुनिया में चल रही है, जहां पर ऑस्ट्रिया में ये लड़ाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब मेन जो होता है, मारिया थेरेसा को शी गॉट द थ्रोन, ठीक है, ऑफ ऑस्ट्रिया, वो ऑस्ट्रिया की रानी बन गई, उसे सिंहासन मिल गया, थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। कौन मदद करता है उसकी? उसकी हेल्प कौन करेगा? इसकी हेल्प करेंगे अंग्रेज। अंग्रेज इनकी हेल्प करते हैं कि भाई आपको हम गद्दी पे बिठा देते हैं। अब क्या होगा, ऑन द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजों की मदद से इसे गद्दी पर बिठा दिया जाता है विद द इंग्लिश हेल्प, या विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश आप लिख सकते हो। ठीक है, ये ई है। मारिया थेरेसा को यहां बिठा दिया गद्दी पे। अभी किसको बुरा लगेगा? फ्रेंच को बुरा लगेगा। किसको बुरा लगेगा? फ्रेंच को बुरा लगेगा। तो हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। फ्रेंच गॉट एनरेज्ड, उसे बड़ा गुस्सा आ गया। ठीक है, ठीक है ना, उसके दुश्मन ने किसी को गद्दी पर बिठा दिया है, अब उसको गुस्सा तो आएगा ही, वो पसंद नहीं करेगा ये चीज। तो ये पहला एक कॉज बनता है, इनिशियल कॉज बनता है रिफ्ट का, लड़ाई होने का। अब उसके बाद जो मेन कॉज है, इमीडिएट कॉज है, वो क्या होता है? यहां पर होता क्या है, बर्नेट जो इंग्लिश मिनिस्टर है, बर्नेट, कैप्टन बर्नेट जो है, वो क्या करता है, फ्रेंच शिप्स को, फ्रांस की शिप्स को, बर्नेट कैप्चर्ड फ्रेंच की शिप्स,
फ्रेंच शिप्स हम लिखेंगे। फ्रांस की जो शिप्स होती है ना उनको कैप्चर कर लेता है। किसने किया? बैरनेट ने। बैरनेट कौन है? अंग्रेजों की तरफ से है, ठीक है। ये कैप्टन बैरनेट किसको? फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर गया। तो उसके बाद अब अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज बदले में क्या करेंगे? अंग्रेज बदले में, हाँ, अंग्रेजों ने फ्रेंच शिप्स को जो है वो कैप्चर कर लिया है। तो अब फ्रेंच क्या करेंगे? डुप्लिक्स क्या करता है? एक आदमी की हेल्प से, ला बोर्डनेस की हेल्प से मद्रास पर अटैक करता है। डुप्लिक्स विद द हेल्प ऑफ ला बोर्डनेस अटैक्ड मद्रास। किस पे अटैक करेगा? मद्रास पे। आपने उस आदमी का नाम, इतना नहीं है ये जरूरी, वो नहीं लिखना है, आपने ये याद रखना है कि लड़ाई हुई कैसे है, कारण क्या है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। एज अ स्टोरी आप उसको याद रख सकते हैं। क्या हुआ? पहले वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, उसमें गद्दी पे बिठा दिया जाता है मारिया थेरेसा को, और जिसके बाद फ्रेंच को गुस्सा आ जाता है। तो ये पहला इनिशियल कॉज बन गया। उसके बाद क्या होता है? कैप्टन बैरनेट जो है वो फ्रेंच की शिप्स को एक्वायर कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और बदले में डुप्लिक्स क्या करेगा? मद्रास ही कैप्चर कर लेगा। अब आपने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि मद्रास जो है वो अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया था, तो इट मींस मद्रास उनके होल्ड में है। तो अब कौन ले गया? डुप्लिक्स के ले गया है। डुप्लिक्स ने कैप्चर कर लिया मद्रास को। अब क्या होगा? जब डुप्लिक्स मद्रास कैप्चर कर लेता है तो ये ना, डुप्लिक्स जो है वो प्रॉमिस्ड करता है। कौन? डुप्लिक्स के नीचे कॉमा लगा, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, एरो लगा के लिखेंगे, डुप्लिक्स प्रॉमिस्ड नवाब ऑफ आरकोट। नवाब ऑफ आरकोट, ये मैं बताऊंगी आपको। आरकोट के नवाब को बोलता है, क्या नाम है इसका? अनवर उद्दीन। क्या नाम है? अनवर उद्दीन, ठीक है। इसको बोलेगा मैं ना आपको मद्रास दे दूंगा। कौन बोल रहा है? डुप्लिक्स बोल रहा है अनवर उद्दीन से। अनवर उद्दीन वाज द नवाब ऑफ आरकोट, और आरकोट वही जगह है जिसको हम कार्नेटिक बोलते हैं, जहां पर कार्नेटिक वॉर्स अंग्रेजों के और फ्रेंच के बीच में होती है, ठीक है। वहां के नवाब को बोल रहा है अनवर उद्दीन को कि मैं आपको मद्रास दे दूंगा, लेकिन बाद में मना कर देता है। क्या कर देता है? लेटर रिफ्यूज्ड। लेटर रिफ्यूज्ड, भाई मना कर गया। तो अब क्या होगा? किसको गुस्सा आएगा? अब अनवरदीन को गुस्सा तो आना ही है ना, उसको प्रॉमिस कर गया पर नहीं दिया उसको मद्रास। तो अब क्या करेगा? अब होगी बैटल किसके बीच में? नाउ बैटल ऑफ, इससे लिखेंगे बैटल ऑफ सेंट, बैटल ऑफ सेंट थॉमस, बैटल ऑफ सेंट थॉमस इन 1748। कब हुई? 1748 में बैटल ऑफ थॉमस हो जाती है। और ये बैटल जो है ये कौन जीत जाता है? इस बैटल को जीत जाता है डुप्लिक्स। अंग्रेज जीत जाएंगे ना, फ्रेंच जीत जाएंगे। फ्रेंच, हम ऐसे लिखेंगे फ्रेंच विन, फ्रेंच वन, एंड कौन हार गया? नवाब हार गया, नवाब लॉस्ट। शॉर्ट में लिखना आपने। बैटल ऑफ थॉमस जो है वो 1748 में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसने, डुप्लिक्स ने प्रॉमिस किया है नवाब ऑफ अरकोट अनवर उद्दीन से कि मैं आपको मद्रास दे दूंगा, लेकिन वो नहीं देता, वो मना कर देता है। तो बैटल हो जाएगी दोनों के बीच में, नवाब के और उसके बीच में। ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के ही अंडर आता है। और फिर क्या होगा? फ्रांस जो है वो जीत जाता है, फ्रेंच जो है वो जीत जाता है, और कौन हार जाता है? जो नवाब ऑफ अनवर उद्दीन, नवाब ऑफ आरकोट है अनवर उद्दीन, वो हार जाता है। और इस बैटल से एक बड़ा सबक जो है वो इंडियंस को मिलता है। इस बैटल से क्या सबक मिलता है? भारतीयों को ये सबक मिलता है इससे कि जो यूरोपियन पावर है, जो फ्रेंच है, बीट अंग्रेज हैं, जो भी हैं, ये फ्रेंच पावर जो है फिलहाल, जो ये यूरोपियन पावर है ये बहुत स्ट्रांग है, और इनके पास एडवांस टेक्टिक्स हैं, वॉरशिप की एडवांस टेक्टिक्स हैं। तो ये हमें हरा सकते हैं, यानी उन्हें थोड़ा सा डर लग जाता है, जो हमारे नेटिव रूलर्स होते हैं भारत के। और साथ ही साथ इससे क्या होता है? इससे उन्हें तो ये पता चल गया, और साथ ही साथ जो ये थे, ठीक है, इससे ये पता चल जाता है, और फ्रेंच को ये पता चल गया कि हम बड़े स्ट्रांग हैं, भाई हमने तो नवाब को ही हरा दिया, जो यहाँ का है उसी को हरा दिया, अब तो हमारा रूल करना यहाँ पे बड़ा
पक्का हो चुका है। ये कौन डिसाइड करेगा? अब फ्रेंच जो है वो मन ही मन सोच के बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, आपको ये पूरी कहानी समझ आई। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है सेकंड। अब इससे पहले रिजल्ट भी तो होगा ना इस वॉर का। अच्छा, ये बैटल जो सेंट थॉमस की हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी? ये आपको समझ आ गया। और अब जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी, जो अंग्रेजों के बीच में और इनके बीच में, मद्रास को लेकर जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के बीच में और फ्रेंच के बीच में, उसका भी तो कुछ हल होगा। अब उसका हल क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि अंग्रेज जो है वो और फ्रेंच एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। एक्स-ला-चैपल 1748। एक्स-ला-चैपल की जो ट्रीटी है वो साइन होती है, और इस ट्रीटी में वॉर ऑफ सक्सेशन को एंड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें बोल दिया जाता है कि वॉर ऑफ सक्सेशन को फिलहाल खत्म कर देते हैं, हो गई ये लड़ाई। अब क्या करते हैं? मद्रास जो है वो वापस अंग्रेजों को दे देते हैं, यानी आप लिख सकते हो मद्रास वॉज गिवन टू, किसके पास था मद्रास? फ्रेंच ने लिया था, तो मद्रास किसको दे रहा है वापस? वॉज गिवन बैक टू इंग्लिश। फ्रेंच ने इंग्लिश को मद्रास वापस दे दिया, और बदले में इंग्लिश ने फ्रेंच गॉट द टेरिटरीज फ्रेंच गॉट द टेरिटरी इन नॉर्थ अमेरिका। फ्रांस को नॉर्थ अमेरिका में टेरिटरी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। अब ये कौन सी टेरिटरी दी जाती है, कौन सी जगह दी जाती है? लुइसबर्ग। लुइसबर्ग नामक जगह जो है वो किसको दे दी जाती है? फ्रेंच को दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। यानी मद्रास अंग्रेजों के पास आ गया, और फ्रेंच जो है उनके पास नॉर्थ अमेरिका की लुइसबर्ग जो टेरिटरी है, लुइसबर्ग वो आ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब होगी सेकंड, लिखेंगे सेकंड एंग्लो कार्नाटिक वॉर। सेकंड एंग्लो कार्नाटिक वॉर जो है ना, इसका कॉज क्या था? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कौन जीत गया पहली वॉर में। नवाब ऑफ आर्कोट से कौन जीता? फ्रेंच जीत गया, और फ्रेंच का हौसला जो है वो बड़ा बुलंद हो गया। उसे लग रहा है कि मैं तो पूरे इंडिया को ही फतेह कर सकता हूं। तो अब वो क्या करेगा? वो मन सोच रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा रिफ्ट, कोई ऐसी लड़ाई हो जाए जिससे मैं वॉर कर सकूं, यानी कुछ ऐसा रिफ्ट हो जाए, कुछ ऐसी अनबन हो जाए, वो ये चाहता है। तो अब इस बीच आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब इस बीच क्या होगा? यहां पे हम समझेंगे कि यहां पर कार्नेटिक में रूलर्स कौन कौन थे, और इस तरफ हैदराबाद में कौन कौन था। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना है, याद नहीं रखना है इतना कुछ, बट समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो हम ऐसे समझेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ कार्नेटिक? तो सादतुल्ला वॉज द फाउंडर ऑफ कार्नेटिक। इस रीजन का फाउंडर कौन है? सादतुल्ला है। ये क्या है? फाउंडर। और अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद का फाउंडर कौन है? निजाम उल मुल्क। कौन है? निजाम उल मुल्क। ये आप याद रखें तो बेहतर होगा। निजाम उल मुल्क वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। ठीक है, अब क्या होता है? इसका भतीजा है, हम याद रखेंगे, इसका भतीजा जो है सादतुल्ला का भतीजे का नाम है दोस्त अली। क्या नाम है? दोस्त अली। ये क्या है? इसका नेफ्यू है, भतीजा है। अब इस दोस्त अली का आगे जो है, दोस्त अली का
बेटा होगा एक जिसका नाम है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, और एक इसका ये बेटा हुआ, और ये हो गया इसका, एक अनवरुद्दीन हो गया, एक हो गया चंद साहिब। अब चंद साहिब कौन है? ये इसका, इसकी बेटी का हस्बैंड है, यानी ये इसका सन इन लॉ है। ठीक है, किसका सन इन लॉ है? दोस्त अली का। सादतुल्लाह वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाटक। सादतुल्लाह का नेफ्यू है दोस्त अली, दोस्त अली का एक बेटा है, एक जवाई है। ये इसका बेटा जो है वो अनवरुद्दीन है, इसका जमाई जो है वो चंद साहिब है। और आगे इसका अनवरुद्दीन का बेटा जो है वो है मोहम्मद अली, का नाम है मोहम्मद अली, ये इसका बेटा है अनवरुद्दीन का। और इसके बेटे का नाम है राजा साहिब। क्या नाम है? राजा साहिब, ये इसका बेटा है। ठीक है, आपको ये बना लेना है ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और यहां पर क्या होता है, यहां पर एक आदमी है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, ये कौन है? ग्रैंडसन है, इसका ग्रैंडसन है निजाम का। और यहां पर है नासिर जंग, यहां पर है नासिर जंग। और ये कौन है? ये सन है निजाम उल मुल्क का। ठीक है, अब क्या होता है, डुप्लिक्स किसको हराने की सोच रहा है? अनवरुद्दीन को, क्योंकि अनवरुद्दीन को उसने पहले भी हरा दिया। वो चाहता है कि इसको आरकोट के थ्रोन से ही हटा दिया जाए ताकि कोई ऐसा रूलर बिठा सके जो मेरा पपेट बने, मेरी कठपुतली बने, मेरे कहे हुए पर, मेरे इशारों पर चले। तो अब ये क्या करेगा, डुप्लिक्स जो है वो अनवरुद्दीन को हटाने के लिए चंद साहिब से हाथ मिला लेगा। क्या करेगा? चंद साहिब की हेल्प करेगा। तो हम लिखेंगे, हम यहां लिख लेते हैं, डुप्लिक्स किसकी हेल्प करेगा? हेल्प चंद साहिब। किसकी? चंद साहिब। डुप्लिक्स हेल्प चंद साहिब। जब डुप्लिक्स चंद साहिब की हेल्प करेगा तो इससे क्या होगा, इसको भी थ्रोन पे बिठाने की कोशिश करेगा। और दूसरी साइड किसकी हेल्प करेगा? डुप्लिक्स ऑल्सो हेल्प, वहां पर भी किसी की हेल्प करेगा ना, हैदराबाद वाली साइड, वो किसकी हेल्प करेगा? यहां पर हेल्प करेगा मुजफ्फर जंग की, जो इसका पोता था। मुजफ्फर जंग, निजाम का बेटा, पोता, मुजफ्फर जंग की हेल्प करेगा। तो डुप्लिक्स जो है वो इन दोनों की हेल्प करता है। और अब क्या होगा, जब डुप्लिक्स इन दोनों की हेल्प करेगा तो अब होगी बैटल ऑफ अंबर। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ अंबर, अंबुर भी बोलते हैं, बैटल ऑफ अंबुर। अब इस बैटल में क्या होगा, इस बैटल में एक बन जाएगी ट्रिपल अलायंस, एक बनेगी ट्रिपल अलायंस। मींस ट्रिपल का मींस क्या है? ट्रिपल स्टैंड्स फॉर 3, अलायंस मींस एक ग्रुप सा जो इकट्ठे हो जाएंगे, अलायंस बनेगी। ठीक है, तो ट्रिपल अलायंस किसकी बनती है? यहाँ पर 3 बंदे आ रहे हैं। और वो कौन कौन है? एक है चंद साहिब, एक है मुजफ्फर जंग, जिन दोनों का साथ कौन दे रहा है? डुप्लिक्स, एंड डुप्लिक्स खुद है। ठीक है, एक तरफ कौन है? ट्रिपल अलायंस है। जो ट्रिपल अलायंस है उसमें चंद साहिब, डुप्लिक्स और मुजफ्फर जंग है। और दूसरी तरफ कौन है? वर्सेस नवाब ऑफ आरकोट, यानी अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन अकेला है, अनवरुद्दीन। यहां पर 3 बंदे एक साइड पर हैं और एक अकेला अनवरुद्दीन दूसरी साइड है। और अब क्या होगा, अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है और उसके बेटे मोहम्मद अली को क्या बना दिया जाता है? राजा जो है वो बना दिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जो है, इसके बेटे को थोड़ी बनाया जाएगा। अब इसके बेटे को फिर बाप को ही बना देते, ऐसा नहीं होगा ना। अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है, जो मोहम्मद अली है इसका बेटा अनवरुद्दीन का, वो भाग जाएगा।
हम लिखेंगे अनवरुद्दीन का चैप्टर हो गया क्लोज, और ये भाग गया, ये भाग गया, अनवरुद्दीन मर गया। अब हो गया इनका। अब दूसरी साइड क्या होगा, नासिर जंग की आर्मी जो है वो भी रिवोल्ट कर रही है। यहाँ पर क्या है, मुजफ्फर जंग जो है ना उसको मुगल्स की सपोर्ट मिल रही है। मुगल जो है वो चाहते हैं कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जो है वो रूलर बने, ना कि नासिर जंग। लेकिन नासिर जंग की आर्मी जो है वो रिवोल्ट कर देती है, और दूसरी साइड मुजफ्फर जंग खुद जो है वो राजा बनना चाहता है। उसको भी है जो पोता है ना निजाम का, वो भी चाहता है कि मैं क्या बनूं, मैं भी रूलर बनूं। तो अब क्या होगा, इसको मार दिया जाएगा नासिर जंग और इसके बेटे को, दोनों को मार दिया जाएगा। या आखिर में भाग भी जाते हैं बट इनको पकड़ के मार दिया जाता है, और लास्ट में मुजफ्फर जंग को क्या बना दिया जाता है, रूलर ऑफ हैदराबाद। यानी अब जो है कौन कौन है हमारे पास रूलर। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कौन बैठा, किसको रूलर बनाया उसने, डुप्लिक्स ने बनाया है ना, किसको, चंद साहिब को। जब उसने निजाम को, जब उसने आरकोट के नवाब को हराया तो उसने किसको रूलर बनाया, चंद साहिब को रूलर बनाया। ये इसके इशारों पे चलता था डुप्लिक्स के। दूसरी साइड अगर हम देखें तो इसने क्या किया, हैदराबाद में इसने किसको हराया, हैदराबाद में इसने हरा दिया था नासिर जंग को, जो है वो मार दिया जाता है। और तो नासिर जंग के पहले जो मुजफ्फर जंग है जिसको ये बनाना चाहता था, जिसको मुगल भी जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर जंग को ये रूलर बना देते हैं, क्योंकि इनको भी डुप्लिक्स की सपोर्ट होती है। यानी डुप्लिक्स की सपोर्ट से दो राजा बन चुके हैं। तो इट मीन्स फ्रेंच वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ किंग मेकर्स। फ्रेंच जो है ना वो एक किस्म का किंग मेकर का रोल कर रहे हैं। वो राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हाथों में इतनी पावर है कि हम किसी को राजा बना सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपने फेवर में कुछ चाहिए ना। जब आप इसको राजा बनाओगे, उसको राजा बनाओगे अपनी पसंद से, ठीक है, तो आपको इससे भी तो बदले में कुछ चाहिए होगा, ऐसे तो नहीं बनाओगे अपने फेवर के बिना। तो इसने इससे भी काफी सारी चीजें लेता है, जैसे ट्रेडिंग राइट्स लेगा वहां से, और कुछ पैसे ट्रेजरी जो है वो उससे लेगा, कुछ टेरिटरीज जो है वो एक्वायर करेगा, और इससे भी ऐसे ही लेता है, ठीक है। इसी अपने फायदे के लिए डुप्लिक्स ने कर्नाटक और हैदराबाद के जो रूलर्स थे उनको हटाकर, उनको मारकर दूसरों को रूलर बनाया जो उसकी सपोर्ट में थे। उन दोनों की मदद करके उन दोनों को रूलर बना देता है। और इससे अब एक चीज होती है, इस पॉइंट को अपने याद रखना है कि यहां पर क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स ने क्या सीखा, ब्रिटिशर्स लर्नड द फॉर्मूला of the formula of king makers, यानी कि किंग मेकिंग हम लिख सकते हैं, किंग मेकर्स या किंग मेकिंग। ब्रिटिशर्स ने फॉर्मूला सीख लिया कि किस तरह से राजा बनाना है और सपोर्ट हासिल करनी है। और अब यहां पर एंट्री होगी एक मेन पर्सन की ब्रिटिश की तरफ से, हु वाज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होगी। वो सबसे पहले आरकोट पर अटैक करेगा। आरकोट पर अटैक किया उसने, और जो आरकोट का रूलर था इस टाइम, जो कर्नाटक का रूलर था चंद साहिब, उसको हटा देता है। और किसको रूलर बनाता है, चंद साहिब को हटाकर वो रूलर बनाएगा मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली कौन है, आपने अगर वो पूरा लिखा है तो मोहम्मद अली कौन है, नवाब अनवरुद्दीन का बेटा है, ठीक है। मोहम्मद अली जो भाग गया था उसे ही राजा कौन बनाता है, अब ये रॉबर्ट क्लाइव बनाएगा राजा। मैं ऐसे लिखूंगी, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कहां का रूलर बन गया, आरकोट का, यानी कर्नाटक का, ठीक है। और दूसरी तरफ ये क्या करेगा, जो मुजफ्फर जंग था उसे मार गिराएगा, मुजफ्फर जंग को मार देगा, और उसकी जगह किसको बिठाएगा, सालबत जंग को। किसको, सालबत जंग को। अब ये सालबत जंग कौन है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है उसमें। ये एक और बेटा था निजाम का, द सन ऑफ निजाम उल मुल्क। आपको समझ आई मेरी बात।
मेरा कहने का मतलब है कि निजाम का एक बेटा था, निजाम के बेटे का नाम था नासिर जंग। तो नासिर जंग का एक और भाई था जिसका नाम था सालबत जंग। नासिर जंग तो मारा गया, तो बचा कौन था? नासिर जंग के बजाय उसका बेटा जो है, उसका भाई जो है सालबत जंग, वो बचा है। अब ये उसे क्या बना देगा? राजा बना देगा। और किसको रिप्लेस कर देगा? रॉबर्ट क्लाइव किसको रिप्लेस कर देगा? किसको हटाएगा? मुजफ्फर जंग को मरवा देगा। ठीक है, इसने इन दोनों को मरवा दिया, अपने मनपसंद के दो शख्सों को राजा बना दिया, क्योंकि इसने क्या सीख लिया है फ्रेंड्स से? द फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर्स। इसने क्या सीख लिया कि राजा बनाना कैसे है, सपोर्ट हासिल कैसे करनी है। और अब रॉबर्ट क्लाइव एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगा। रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा कि फ्रेंच ऑफिशियल्स जो हैं, फ्रेंच की जो सरकार है, वहां पर जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ब्राइब देगा। क्या करेगा? ये इसके काम है। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो ब्राइब्ड, रिश्वत देगा। किसको देगा रिश्वत? फ्रेंच ऑफिशियल्स को। ऑल्सो ब्राइब्ड फ्रेंच ऑफिशियल्स। क्यों देगा? आप खुद सोचें, क्यों देगा? क्योंकि ये बोलेगा भाई एक काम करो, आप डुप्लिक्स को वापस बुलाओ, फ्रांस में वापस बुला दो। तो क्या करेगा? ऑल्सो ब्राइब्ड फ्रेंच ऑफिशियल्स टू गेट डुप्लिक्स ये गलत ही लिखा हो रहा है यहाँ पे, यहां लिख देती हूँ डुप्लिक्स को वापस बुलाने के लिए। तो इट मींस डुप्लिक्स रिटर्न्ड बैक टू फ्रांस। ही ऑल्सो ब्राइब्ड फ्रेंच ऑफिशियल्स की बोलता है भाई आप डुप्लिक्स को वापस बुलाओ। और फिर सरकार जो है, जो सरकार के ऑफिसर्स हैं फ्रेंच के, फ्रेंच ऑफिसर्स जो हैं वो क्या करते हैं? डुप्लिक्स को बोलते हैं कि भाई तुमने बड़ा गलत काम किया है, वहां तुम कुछ खास कर नहीं रहे हो, तुम वापस आ जाओ। इसे वापस बुला दिया जाता है और वहां पर इसे बाद में मार भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 1754 में एक नया मिनिस्टर आएगा, वो आएगा गुडेहू। कौन आएगा? गुदेहू। फ्रांस की तरफ से गुदेहू जो है वो डुप्लिक्स की जगह अब एज अ फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया आता है। अब होगी इसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। हम लिखेंगे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की ट्रीटी साइन होगी अब 1755। 1755 में पौंडीचेरी की ट्रीटी जो है वो साइन होती है। अब इस ट्रीटी में क्या होता है? अब इस ट्रीटी में क्या होगा कि इसमें दोनों जो फ्रेंच है और जो अंग्रेज हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश जो हैं, वो अपने सारे टाइटल्स, सारे अवार्ड्स जो भी उनको यहाँ के लोकल रूलर्स ने दिए होते हैं ना, जैसे कर्नाटक के रूलर ने दिया होगा, मुगल्स ने दिया होगा, किसी और ने दिया होगा, वो सारे टाइटल्स को छोड़ देते हैं, सारे टाइटल्स को क्या करते हैं? रेनंसिएट कर देते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे both gave away all titles and awards, both gave away all titles and awards given by the both gave away all titles and awards, सारी टाइटल्स को और अवार्ड्स को छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, इस ट्रीटी के अनुसार गिवन बाय दी, जो ने किसने दिए थे? शाबाश, लोकल रूलर्स। जो भी यहाँ इंडिया के रूलर्स थे ना, उन्होंने जो भी उसको अवार्ड्स वगैरह टाइटल दिए थे, वो सारे वो बोलते हैं कि भाई आप हम छोड़ देते हैं ये, और अब प्रॉमिस करते हैं कि वी विल नॉट इंटरफेयर in the local matters, in local political matters, in Indian political matters, यानी इंटरनल मैटर्स जो होंगे भारत के,
ठीक है, जो भी अलग अलग राज्य के इंटरनल मैटर्स हैं हम उनमें क्या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक इन दोनों ने इंटरनल मैटर्स में अपनी टांग अड़ाई है। वहां पर इन्होंने तभी तो एक ने अपनी पसंद के राजा बनाए, दूसरे ने अपनी पसंद के राजा बनाए। ठीक है, तो ये हो जाती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1755 बिटवीन ब्रिटिश एंड इंग्लिश। नाउ कम्स द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो है थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड लिखेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है उसका टाइम पीरियड है 1755 से 56। अब क्या होगा यहाँ पर, अब होगा ये कि यूरोप में जो 7 ईयर का वॉर है वो स्टार्ट हो चुका था। ब्रिटिश और फ्रांस थे वो अपोजिट साइड्स पर लड़ रहे थे, यानी अब 7 ईयर वॉर जो है वहां पर स्टार्ट हो चुका है और अंग्रेज और जो फ्रेंच है वो दोनों एक बार फिर अपोजिट साइड पर हैं। ठीक है, तो अब 1758 में क्या होगा कि जो फ्रेंच हैं उनकी तरफ से काउंट डी लैली क्या करेंगे, इंग्लिश फोर्ट्स जो हैं उन्हें कैप्चर कर लेंगे और फिर क्या होगा कि बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रेंच, ये कॉज है। ठीक है, फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लैली जो है, काउंट डी लैली जो है वो क्या करता है, एक्वायर्ड, क्या एक्वायर करेगा ये, इंग्लिश फोर्ट्स, कुछ किले जो है ना अंग्रेजों के उन्हें, जैसे सेंट डेविड और विजयनगरम, क्या विजयनगरम, ये दो, ये आपको याद नहीं रखना है, विजयनगरम। ठीक है, अब ये क्या करता है, फ्रेंच का जो काउंट डी लैली है ये दो इंग्लिश फोर्ट्स जो है मेन उनको एक्वायर कर लेता है, उनको कैप्चर कर लेता है। और अब क्या करेंगे, अंग्रेज भी तो कुछ करेंगे ना, कैप्चर कर लिया इसने, और अब क्या होगा, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश होगी। तो हम लिखेंगे पहले बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। (1760) कब होती है, 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश होगी, जिसमें क्या होगा कि बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में इंग्लिश की तरफ से सर आयरे कूट जो है वो क्या करेगा, फ्रेंच आर्मी को के साथ लड़ेगा। फ्रेंच आर्मी जो है उसके साथ लड़ता है और लैली को प्रिजन कर दिया जाता है, जेल में कर दिया जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, लैली जो फ्रेंच की तरफ से था, और इसके बाद क्या होगा कि जो पौंडीचेरी है उसे अंग्रेज तो अपने कब्जे में कर लेंगे। आपको समझ आई? अब क्या होगा, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में जो सर आयरे कूट है ना, ये अंग्रेजों की तरफ से है, इंग्लिश की तरफ से। ये क्या करेगा, सर आयरे कूट जो है वो लैली को, इनको हरा भी देंगे एक तो, और दूसरा लैली वॉज प्रेजेंट, इसको जेल में डाल दिया जाता है। इसको बाद में वहां डुप्लिक्स को नहीं, इसको बाद में भेज दिया जाता है और इसको बाद में वहां पर सजा भी सुनाई जाती है और मार दिया जाता है। अब सर आयरे कूट ने क्या किया, लैली को जेल करवा दी है, वहां पर लड़ाई कर दी है, जो है फ्रेंच जो है वो हार गया है। तो इसके बाद ट्रीटी साइन होती है। इससे पहले 1761 में पौंडीचेरी अंग्रेज क्या करेंगे, पौंडीचेरी वॉज एक्वायर्ड, या वॉज, हाँ एक्वायर्ड लिख देते हैं, या कैप्चर्ड बाय इंग्लिश। अब कौन पौंडीचेरी ले लेगा, अंग्रेज जो है ना वो पौंडीचेरी ले लेंगे। ठीक है, पौंडीचेरी अंग्रेजों ने ले ली। तो अब क्या हुआ, एंड ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, एंड ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। इट मीन्स इंडिया में
फ्रेंच का तो एंड ही हो गया भाई, पौंडीचेरी वॉज द मेन ट्रेडिंग सेंटर, वॉज द मेन जो है वो सेटलमेंट था यहाँ पर। तो यहाँ पौंडीचेरी इन्होंने ले लिया, और दूसरी चीज कि पौंडीचेरी को हार का सामना करना पड़ा है, और अब पौंडीचेरी जो है फ्रेंच जो है उसे हार का सामना करना पड़ा है, और अब फ्रेंच में मजीद जो है वो ताकत नहीं है कि वो अंग्रेजों के साथ लड़ सके। उसके पास अपनी गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो भी नहीं है, क्योंकि पहले भी डुप्लेक्स को उन्होंने बुला दिया हुआ है। तो अब ये सारी चीजें जो हुई तो फ्रेंच मान लेता है कि भाई हाँ अब मैं हार चुका हूं, और अब क्या होगा, अब एक ट्रीटी साइन होगी, द ट्रीटी ऑफ पेरिस, लिखेंगे ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या होता है, 1763 की है ये भी किसके बीच में हुई है, इंग्लिश और फ्रेंच के, बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ये ट्रीटी जो हुई, इससे फ्रेंच ने मान ली हार, और फ्रेंच ने बोला कि अब वो क्या करेंगे, दे विल मेरली डू कमर्स, नहीं हाँ दे विल मेरली डू कमर्स हेयर। इस ट्रीटी में ये डिसाइड होता है कि फ्रेंच, हम लिखेंगे फ्रेंच विल मेरली मीन्स सिर्फ अब मेरली डू कमर्स, यानी अब सिर्फ वो यहाँ ट्रेड ही करेंगे। अब दे वर नॉट अलाउड टू एक्वायर टेरिटरीज इन इंडिया। अब वो मजीद जो है वो टेरिटरीज एक्वायर नहीं कर सकते इंडिया में, ठीक है, क्योंकि उनकी हार हो चुकी है, अंग्रेज जीत चुके हैं, और फ्रेंच ने अब ये बोल दिया, फ्रांस ने ये बोल दिया कि अब हम सिर्फ यहाँ पर ट्रेड एंड कमर्स करेंगे, और वो भी थोड़ी बहुत सेटलमेंट्स पर, जो उनकी पौंडीचेरी है, ठीक है, पौंडीचेरी जो है वो उन्हें वापस दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेज भी उन्हें ये कहते हैं कि तुम क्या करोगे, अब सिर्फ पौंडीचेरी जो है वो तुम संभालोगे, छोटी मोटी सेटलमेंट जो तुम्हारी है तुम रखोगे, और साथ में वहां से बस ट्रेड एंड कमर्स करोगे, अब तुम कोई भी टेरिटरीज एक्वायर नहीं करोगे। और ये ट्रीटी पेरिस में साइन होती है, तो इसका नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। इट मीन्स आउट ऑफ इंडिया जो है वो साइन होती है 1763 में बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। और इसके साथ साथ फ्रेंच का चैप्टर भी इंडिया से क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रेंच का भी जो चैप्टर है वो भारत से क्लोज हो गया। बेशक पौंडीचेरी उनके पास है, बट सिर्फ पौंडीचेरी है, कुछ छोटी मोटी सेटलमेंट्स हैं, और वो आज़ादी के बाद ही जाएंगे। लेकिन इनका अब कोई यहाँ पर टेरिटरीज एक्वायर करने का या फिर पॉलिटिकल डोमिनेशन जिस विजन से डुप्लेक्स यहाँ आया था, अब वैसा कुछ नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे ओनली कंटेंट, हम लिखेंगे ओनली जो यूरोपियन पावर है अब जो बची है, ओनली यूरोपियन पावर इज इंग्लिश, सिर्फ अंग्रेज ही बचे हैं, और अंग्रेज ही सबसे ज्यादा अब पावरफुल है, यानी दे आर द मोस्ट पावरफुल, वही सबसे ताकतवर है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले पोर्तुगीज को हराते हैं, ठीक है, पोर्तुगीज से फेवर ले लेता है जहांगीर वापस, और फिर इंग्लिश को फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने की परमिशन दे देता है, जहां पर वो सूरत में फिर मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे, डच को भी कन्विंस कर देंगे कि तुम्हें ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड इंडोनेशिया में मिल रहा है, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, और डच का चैप्टर भी क्लोज करवा दिया। और इसके साथ साथ अब लास्ट में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करके फ्रांस को भी ये बता दिया कि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बस अपनी छोटी मोटी सेटलमेंट संभालो, पौंडीचेरी पकड़ो और यहाँ पे ट्रेड एंड कमर्स करो, और इससे ज्यादा तुम टेरिटरीज एक्वायर नहीं कर सकते इंडिया में। तो यानी जो फ्रेंच का चैप्टर है वो भी इंडिया में क्लोज हो जाता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन जो है यहाँ पर वो है अंग्रेज, जो आगे 200-250 साल तक यहाँ पे रूल करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का क्या स्टोरी है, क्या कुछ होता है हिस्ट्री में, वो सब पढ़ेंगे। इंग्लिश जो है वो किस तरह से बंगाल, मद्रास और कलकत्ता अपने कब्जे में करता है, पूरे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कैसे बनाता है, वो धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। सो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।